हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने संयोजकता बंध सिद्धांत स्टार्ट कर दिया था और इस सिद्धांत के द्वारा हम क्या समझाने वाले हैं, उप सहसंयोजी यौगिकों में बंधन। टोटल 3 सिद्धांत है, जिसमें से पहला वर्नर सिद्धांत हमने कंप्लीट कर लिया था और हम सेकंड सिद्धांत पे आ गए थे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या संयोजकता बंध सिद्धांत। ये सिद्धांत आपने 11th में भी पढ़ा हुआ है और ये मेनली 2 पॉइंट्स पे बेस्ड है। पहला संकरण और दूसरा अतिव्यापन। लास्ट क्लास में मैंने इसके बारे में डिस्कस भी किया था और आपको ये बोला था कि 11th में जो वीबीटी आपने पढ़ी है, एक बार आप उसको रिवाइज कर लें, क्योंकि ऑलमोस्ट कंप्लीट वीबीटी 11th की यहाँ पर रिपीट होने वाली है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्न है। सबसे पहले देखो, फर्स्ट बहुत सिंपल थ्योरी है ये। केंद्रीय धातु परमाणु अपनी संयोजकता के अनुसार जो भी उसकी वैलेंसी है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धातु आयन बनाता है। तो m इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा अपनी ऑक्सीकरण अवस्था या वैलेंसी के अनुसार और सामान्यतया धनायन का क्या करेगा, निर्माण। अब कई कॉम्प्लेक्स ऐसे भी होंगे जहां पर m आपको क्या मिलेगा, उदासीन, और कुछ रेयर केसेज में इस पे चार्ज क्या मिलेगा, माइनस। पर बात हम कर रहे हैं जनरली। तो जनरली जो आपको केंद्रीय धातु मिलता है या जो धातुएं होती है वो क्या बनाती है, धनायन बनाती है। तो ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धातु आयन का क्या कर लेगा, निर्माण। तो ये डाउट नहीं आना चाहिए कि कई जगह में उदासीन मिल रहा है या कुछ केसेज में माइनस भी मिल रहा है। हम बात जनरल वे में कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, केंद्रीय परमाणु समन्वय संख्या के बराबर। समन्वय संख्या हम जानते हैं, जितने उप सहसंयोजी बंध लिगेंड के साथ केंद्रीय परमाणु बनाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या के बराबर n-1d। क्या मीनिंग है इसका, n-1 होता है उपांत्य कोष। आपको याद होगा n क्या है, बाह्यतम कोष, और उससे जस्ट पहले वाला कोष कौन सा होता है, उपांत्य कोष। जैसे 4 अगर बाह्यतम कोष है 4th, तो 3rd क्या हो जाएगा, उपांत्य कोष। तो कौन कौन से कोष हैं इसके, n-1d के कोष मिल जाएंगे, ns, np और nd। यहां पर n क्या हुआ, बाह्यतम कोष। रिक्त परमाणविक कक्षक बंधन के लिए उपलब्ध कराता है। समझने वाली बात क्या है कि यहां पर क्योंकि उप सहसंयोजी बंध बन रहा है, तो एक के पास खाली कक्षक होंगे और एक के पास क्या होंगे, भरे हुए कक्षक। तो केंद्रीय धातु के पास क्या होते हैं, रिक्त कक्षक होते हैं, और लिगेंड के पास भरे हुए कक्षक। तो केंद्रीय धातु किसका काम करता है, ग्राही का, और लिगेंड किसका काम करते हैं, दाता का। तो कौन कौन से इसके परमाणविक कक्षक रिक्त मिलेंगे, उपांत्य कोष का डी मिल सकता है, बाह्यतम कोष का एस हो सकता है, बाह्यतम कोष का पी हो सकता है, और बाह्यतम कोष का डी परमाणविक कक्षक हो सकते हैं। कितने परमाणविक कक्षक ये अवेलेबल या उपलब्ध कराएगा, वो होगा उसकी समन्वय संख्या के बराबर। अगर मान लेते हैं केंद्रीय धातु परमाणु 4 बंध बना रहा है लिगेंड के साथ, तो सीधी सी बात है कि परमाणविक कक्षक भी बंधन के लिए कितने चाहिए, 4 चाहिए। अगर मान लेते हैं कि ये 6 बंध बना रहा है लिगेंड के साथ, तो टोटल परमाणविक कक्षक आपको कितने चाहिए, 6 चाहिए। क्लियर है यहाँ पर। तो जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है उतने रिक्त कक्षक कौन उपलब्ध कराएगा, केंद्रीय धातु परमाणु। क्लियर। अब इसमें यह हो सकता है कि उसके पास ऑलरेडी खाली हो, या यहां पर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन भी हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होने से भी इसके पास क्या उपलब्ध हो जाते हैं, रिक्त कक्षक। आगे आते हैं 3rd पॉइंट पर। अब ये जो 3rd पॉइंट है ये संकरण पर आधारित है। संकरण का मीनिंग हम जानते हैं, विभिन्न परमाणविक कक्षकों का परस्पर मिक्स होकर समान संख्या में समान आकृति व समान ऊर्जा के नए कक्षकों का निर्माण क्या कहलाता है, संकरण। और ये बने हुए कक्षक क्या कहलाते हैं, संकृत कक्षक। तो 3rd पॉइंट में क्या है, देखो, केंद्रीय धातु के ये रिक्त परमाणविक कक्षक संकरण की प्रक्रिया द्वारा समान संख्या में समान ऊर्जा व आकृति के संकृत कक्षक बनाते हैं। तो ऐसा नहीं कि इसके परमाणविक कक्षक सीधे ही लिगेंड के साथ बंध बना लेंगे। पहले केंद्रीय धातु परमाणु में क्या होगा, संकरण होगा। आपको याद भी होगा जब हमने केमिकल बॉन्डिंग में संकरण पढ़ा था, तो वहां भी हमने यूज में क्या लिया था, केंद्रीय परमाणु। जैसे अगर PCl5 है तो इसमें संकरण किस में मिलेगा, फॉस्फोरस में। अगर मीथेन है तो केंद्रीय परमाणु कौन होगा, कार्बन।
तो यहां भी वो केंद्रीय परमाणु कौन होता है, धातु, और उसी वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय परमाणु बोल दें या केंद्रीय धातु बोल दें। तो संकरण की प्रक्रिया द्वारा क्या हुआ, जितने भी परमाणविक कक्षक इसके पास रिक्त हैं, जो लिगेंड के साथ बंध बनाने जा रहे हैं, वो चाहे SO, PO या DO, ये जब सारे संकरण की प्रक्रिया के द्वारा गुजर जाएंगे तो इन सबकी आकृति और ऊर्जा क्या हो जाएगी, समान होगी। और संकरण में हमें पता है कि संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। अगर 4 परमाणविक कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं तो नए संकृत कक्षक भी कितने बनेंगे, 4 ही बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर 4th पॉइंट पे आते हैं। ये संबंधित है अतिव्यापन से, क्योंकि हमने संकृत कक्षक बना लिए, केंद्रीय धातु के पास रिक्त कक्षक जो हैं, अब ये क्या करेंगे, बंध बनाएंगे। तो बंध किसके साथ बनाएंगे, लिगेंड के भरे हुए कक्षकों के साथ। तो मेनली देखें तो इसमें 3rd और ये जो 4th पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है इस वीबीटी में। केंद्रीय धातु के रिक्त संकृत कक्षक लिगेंड्स के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके, यहां पर हम ये भी बोल सकते हैं कि अतिव्यापन कौन सा होगा, अक्षीय उपसहसंयोजी बंध का क्या करेंगे, निर्माण। तो हम देख सकते हैं कि M के पास क्या है, रिक्त संकृत कक्षक है, लिगेंड के पास भरे हुए कक्षक है। इसका मतलब हर कक्षक में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, अक्षीय अतिव्यापन होगा। और यहां पर जो बंध बनेगा कौन सा बनेगा, उपसहसंयोजी बंध। क्लियर यहां पर। और ये जो बंध बनेगा इसकी प्रकृति कौन सी होगी, दिशात्मक, क्योंकि हम जानते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, दिशात्मक होते हैं। ये बंध प्रकृति में दिशात्मक होते हैं। क्लियर है पॉइंट। तो हमने यहां पर ये 4th पॉइंट भी डिस्कस कर लिया। तो तीसरा पॉइंट संकरण से संबंधित है और 4th पॉइंट अतिव्यापन से। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इस सिद्धांत के अनुसार बनने वाले संकुल की ज्यामिति विशिष्ट होती है, क्योंकि केंद्रीय परमाणु के चारों ओर त्रिविम में संकृत कक्षक इस प्रकार विन्यासित होते हैं कि इनके मध्य प्रतिकर्षण न्यूनतम हो और इसी आधार पर संकुल की ज्यामिति निर्धारित की जाती है। वीबीटी का जब हम एप्लीकेशन देखेंगे तो एक एप्लीकेशन कौन सा आएगा, एक अनुप्रयोग कौन सा आएगा कि दिए हुए संकुल की ज्यामिति या आकृति को हम वीबीटी के द्वारा बता सकते हैं। और इसका आधार क्या है कि केंद्रीय परमाणु के चारों ओर जब संकृत कक्षक विन्यासित होंगे, क्योंकि कक्षक का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉनों के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण। अब हम जानते हैं जो केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट है, प्रतिकर्षण अगर ज्यादा होगा तो जो भी सिस्टम है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो ये संकृत कक्षक इस प्रकार विन्यासित होंगे कि इनके मध्य प्रतिकर्षण क्या आ जाएगा, न्यूनतम, और इसी आधार पर हम संकुल की ज्यामिति को क्या करते हैं, निर्धारित। ठीक है। यहाँ पर अब हम एक टेबल बनाने जा रहे हैं। इस टेबल में फर्स्ट कॉलम है उपसहसंयोजन संख्या, सेकंड है संकरण, थर्ड है ज्यामिति या आकृति और फोर्थ है उदाहरण। अब हम आते हैं यहाँ पर सबसे पहले उपसहसंयोजन संख्या 2। अगर मान लेते हैं कि समन्वय संख्या 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि केंद्रीय धातु लिगेंड के साथ 2 उपसहसंयोजी बंध बना रहा है। इसका मतलब उसके रिक्त कक्षक भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। और वो 2 कौन कौन से हो जाएंगे, S और P। आप याद करो कि sp संकरण आपको क्या बता रहा है, ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है। sp हमें बता रहा है कि कितने परमाणविक कक्षक भाग ले रहे हैं। तो sp का मतलब क्या हुआ, एक S और एक P कक्षक आपस में क्या हो रहे हैं, यहाँ पर मिक्स हो रहे हैं। तो संकृत कक्षक कौन से बन जाएंगे, sp बन जाएंगे। और ये संख्या में कितने होंगे, 2 होंगे। तो यहां पर हम संकरण का पता किससे करेंगे, समन्वय संख्या से। अब इसको मैं थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग से भी आपको समझा देता हूं। केमिकल बॉन्डिंग में संकरण निकालने का सूत्र क्या था, H = ½ V + M - C + A। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा संकरण ज्ञात करने का, या बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है सिग्मा बंधों की संख्या प्लस लॉन पेयर की संख्या। H का मतलब यहां पर संकरण से है, जो गणितीय मान आता है। यहां पर तो डायरेक्ट हम संकरण का पता कर लेंगे, किससे, समन्वय संख्या से। क्योंकि समन्वय संख्या आपको क्या बताएगी,
टोटल उप सहसंयोजी बंधों की संख्या। तो जितने बंध बन रहे हैं उतने ही परमाणविक कक्षक भाग ले रहे हैं, तो उसी के आधार पर संकरण का पता हमें लग जाएगा। अब आते हैं ज्यामिति क्या होगी। दो संकृत कक्षकों को अगर स्पेस में अधिकतम दूरी पर रखना है तो ये समझ में हमें आ रहा है कि बॉन्ड एंगल कितना लेना पड़ेगा, 180, क्योंकि कक्षक का मीनिंग समझो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो m एक बॉल जैसा लेते हैं कि फुटबॉल है। अब इसके अराउंड आपको क्या करना है, दो संकृत कक्षक अरेंज करने हैं, तो अधिकतम दूरी हमें रखनी है ताकि प्रतिकर्षण न्यूनतम हो। तो वो दूरी क्या होगी कि दोनों के बीच में कोण कितना हो, 180 डिग्री का। इसलिए आकृति कौन सी हो जाएगी इसकी, रेखीय या लीनियर। एग्जाम्पल पे आते हैं, जैसे AgCN का होल ट्वाइस 1 माइनस, तो समन्वय संख्या देख के अपने आप पता लग जाएगा कि संकरण कौन सा है। यहां सिल्वर की समन्वय संख्या कितनी, 2 है, 2 से पता लग जाएगा कि संकरण कौन सा होगा, इसमें Sp होगा, और आकृति कौन सी हो जाएगी, रेखीय। नेक्स्ट पे आते हैं, अब हम लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का मतलब कितने कक्षक भाग ले रहे हैं, यहां पर 3 रिक्त कक्षक भाग ले रहे हैं केंद्रीय धातु में। तो वो आंसर क्या आएगा, sp2 संकरण ही आएगा। sp2 का मतलब 1 s भाग लेगा और 2 p कक्षक भाग लेंगे। क्लियर। तो टोटल जो sp2 संकृत कक्षक बनेंगे संख्या में कितने बनेंगे, 3। प्रत्येक को क्या बोला जाएगा, sp2 संकृत कक्षक। आप ये समझे कि संकृत कक्षक को हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। p कक्षक से थोड़ा अलग है ये, एक लोब बड़ा होगा और एक लोब क्या होगा, छोटा होगा। जबकि p में दोनों लोब या पिंडक क्या होते हैं, बराबर होते हैं। डंबल शेप होती है p की, उससे संकृत कक्षक की आकृति थोड़ी सी अलग होती है। इसमें एक लोब बड़ा होगा और एक लोब क्या होगा, छोटा होगा। तो यहां पर 3 sp2 संकृत कक्षक बनेंगे। क्लियर। अब आते हैं यहां पर आकृति क्या होगी। अगर m के चारों ओर 3 संकृत कक्षकों को व्यवस्थित करना है कि प्रतिकर्षण न्यूनतम हो, तो हमें बॉन्ड एंगल कितना लेना पड़ेगा, 120। और जैसे ही आप बॉन्ड एंगल 120 लेंगे, ये एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होंगे। प्रतिकर्षण क्या होगा, न्यूनतम, और स्थायित्व क्या होगा, सबसे ज्यादा। अब इस आकृति को हम क्या बोलेंगे, त्रिकोणीय समतलीय। इनके शॉर्ट नेम भी आपको याद रखने हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। तो आगे जब इसको हम यूज में लेंगे तो क्या बोलेंगे यहां पर, टीपी, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, जिसमें बंद कोण कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। एग्जाम्पल पे आते हैं, HgI3 2 माइनस। तो यहां साफ साफ आपने दिखाई दे रहा है कि मरकरी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 3 है। संकरण कौन सा हो जाएगा, sp2। आकृति अपने आप बाई डिफॉल्ट कौन सी होगी, त्रिकोणीय समतलीय। बंद कोण का मान कितना आएगा, 120। क्लियर। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर पे आते हैं 4 का मीनिंग क्या हुआ, केंद्रीय धातु लिगेंड के साथ 4 उप सहसंयोजी बंध बना रहा है। तो केंद्रीय धातु के 4 रिक्त परमाणविक कक्षक आपस में क्या होंगे, मिक्स होंगे संकरण के द्वारा। तो कौन कौन से होंगे, 1 s और 3 p कक्षक। तो sp3 का मतलब क्या हो, 1 s कक्षक और 3 p कक्षक। तो टोटल संकृत कक्षक कितने हो जाएंगे, यहां पर आपके पास वही 4 ही आएंगे, और प्रत्येक को हम क्या बोलेंगे, sp3। अब इन 4 संकृत कक्षकों को जब हम m के चारों ओर अरेंज करेंगे अधिकतम दूरी पर, तो वो आकृति कौन सी आएगी, चतुष्फलकीय, या इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल, शॉर्ट में TD। और आपको याद भी होगा कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, चतुष्फलक के चारों कोनों पर 4 लिगेंड आ जाएंगे। बंद कोण का मान कितना होता है, 109 डिग्री और 28 मिनट। क्लियर है। यहां पर एक लाइन ऊपर बनानी है और 3 लाइन का बनानी है नीचे की ओर, और ये हाईली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। किसी भी लाइन को ऊपर ले जाओगे तो बाकी की तीनों लाइन कहां जाएंगे, यहां पर नीचे। तो चतुष्फल के स्ट्रक्चर के बारे में पहले से जानते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल, ZnNS3 का ऑल 4 2+। तो यहां पर अगर हम देखें, जिंक कितने उप सहसंयोजी बंध बना रहा है, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसलिए संकरण कौन सा हो जाएगा, sp3।
और आकृति कौन सी होगी, चतुष्फल की। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 है, पर अब की बार जो संकरण वो कौन सा है, DsP2। अब इसमें हमें एक तो ध्यान क्या देना है कि अगर DS से पहले लिखा हुआ है तो sp2 तो किसके कक्षक हैं, बाह्यतम कोष के n के, और D किसका होगा, उपांतेय कोष का। और यहां पर जो D है वो कौन सा है, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर है यहां पर। तो 4 में आपके पास DsP2 संकरण भी मिलता है। अब यहां पर आते हैं कि आकृति क्या होगी, तो अब की बार 4 लिगेंड इस तरीके से व्यवस्थित होंगे कि वो वर्गाकार समतल के 4 कोनों पर आएंगे। तो बंद कोण कितना मिलेगा, 90 डिग्री, और अगर अपोजिट पे जाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 180 डिग्री। नाम क्या है इस ज्यामिति का, वर्गाकार समतलीय, स्क्वायर प्लेनर, और शॉर्ट में इसको हम क्या बोलेंगे, SP। एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें तो PtCl4 2-। अब यहां पर अगर हम देखें तो प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 4 हुआ। अब 4 होने पर अब आपके पास 2 ऑप्शन है, sp3 भी आंसर हो सकता है और DsP2 भी। तो आगे हम ये लर्न करेंगे कि sp3 और DsP2 में से हम सेलेक्ट कैसे करते हैं। अभी हमारे पास इसका आंसर नहीं है, पर आगे जब हम डिटेल में जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि 4 होने पर sp3 आंसर आएगा या DsP2, क्योंकि दोनों की ज्यामिति क्या है, अलग अलग है। sp3 मिलने पर चतुष्फल की होगा और DsP2 मिलने पर वर्गाकार समतलीय। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या दिया गया, 4, पर ये बहुत कम मिलेगा या ये डायरेक्ट हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, पर इसके कंपाउंड्स हैं, इसलिए यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जनरली ये आपको मिलने वाला नहीं है, तो ध्यान रखना ये रेयर एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बात करें तो 4 बहुत रेयरली मिलता है। D3S का मतलब क्या हुआ, S किसका हुआ, बाह्यतम कोष का, और ये D3 किसके हुए, उपांतेय कोष के। अब ये 3 D कौन कौन से हैं, DXY, DYZ और DXZ। आपको याद होगा D कक्षक कितने होते हैं, टोटल 5। ठीक है यहाँ पर, तो ये जो 5 में से यहाँ पर जो 3 है वो कौन कौन से हैं, DXY, DYZ और DXZ, जिनमें इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड अक्षों पर विन्यासित ना होकर कहाँ विन्यासित होते हैं, अक्षों के मध्य। जैसे अगर मैं DXY की स्ट्रक्चर बनाऊं, टोटल लोब या पिंडक बोलते हैं इनको, यहाँ पर टोटल कितने होंगे, 4, और ये कहां पर विन्यासित है DXY में, X और Y अक्षों के मध्य। क्लियर। अब आते हैं यहां पर आकृति क्या होगी, तो इसकी आकृति भी कौन सी होगी, चतुष्फलकीय। बंद कोण का मान कितना आ जाएगा, 109 डिग्री और 28 मिनट, टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय। तो केवल हमें यहां पर इंफॉर्मेशन के लिए D3S याद रखना है, ये डायरेक्ट हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। 4 आने पर आपको केवल sp3 और DsP2 में ही ध्यान रखना है कि इन दोनों में से क्या आंसर आएगा। अब इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ज़्यादातर एग्जाम्पल आपके D ब्लॉक से मिलेंगे। MnO4-, MnO4 2-, परमैंगनेट, मैग्नेट, CrO4 2-, क्रोमेट। क्लियर यहाँ पर। तो ज़्यादातर एग्जाम्पल किसके मिलेंगे हमें यहाँ पर, D ब्लॉक कंपाउंड्स के। क्लियर है यहाँ पर। तो 4 में हमारे पास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग तो 2 ही ऑप्शन है, sp3 या DsP2। D3S को केवल एज ए इंफॉर्मेशन हमें ध्यान रखना है। क्लियर। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर पे आते हैं 5। 5 का मीनिंग क्या हुआ, केंद्रीय धातु लिगेंड के साथ 5 उप सहसंयोजी बंध बना रहा है। तो केंद्रीय धातु के 5 रिक्त कक्षक आपस में क्या करेंगे, संकरण। अब वो 5 कौन कौन से हो सकते हैं, DsP3, तो टोटल काउंट करेंगे तो कितने हो गए, 1 2 और 3, टोटल कितने हो गए, 5, या sp3D। अब यहाँ पर D का क्या डिफरेंस आ रहा है, अगर D S और P के बाद आ रहा है इसका मतलब ये बाह्यतम कोष का कक्षक होगा। यहाँ पर S, P और D सारे के सारे बाह्यतम कोष के कक्षक हैं, और अगर D S से पहले आ रहा है तो sp3 तो किसके होंगे, बाह्यतम कोष के,
और ये डी किसका होगा, उपांत्य कोस का। क्लियर यहां पर। इसके अलावा यहां पर जो ये डी कक्षक है, क्योंकि हम जानते हैं कि टोटल डी कक्षक कितने होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, तो यहां पर जो डी होगा वो कौन सा होगा, dz²। अब आते हैं इसकी ज्यामिति क्या होगी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडल। तो 3 लिगेंड तो कहां पर आएंगे, त्रिकोण समतल में। एक लिगेंड कहां जाएगा, तल के ऊपर, त्रिकोण समतल के ऊपर, और एक कहां जाएगा, त्रिकोण समतल के नीचे। तो इस आकृति को हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणीय द्विपिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं शॉर्ट में, TB। क्लियर। यहां पर बंद कोण की बात करें तो त्रिकोण समतल में कितना मिलेगा, 120, और जो लंबवत हो कितना मिलेगा, 90 डिग्री। दो अपोजिट लिगेंड जो तल के ऊपर और तल के नीचे, उनके लिए हम क्या बोलेंगे, यहां पर बंद कोण का मान कितना जाएगा, 180 डिग्री। क्लियर। यहां पर आपको PCl5 याद आ रहा होगा, इसको हम बोलते हैं निरक्षीय स्थिति, और त्रिकोण समतल को क्या बोला जाता है, अक्षीय स्थिति। इस ज्यामिति को अगर हम केमिकल बॉन्डिंग में देखें तो आपको एक एग्जांपल याद आ जाएगा, PCl5। उसकी आकृति भी क्या थी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडल। इसमें जो त्रिकोण समतल में बंद होते हैं उनको हम बोलते हैं अक्षीय बंद, और जो त्रिकोण समतल के लंबवत होते हैं उनको हम बोलते हैं निरक्षीय बंद। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो FeCO का होल 5। तो यहां कॉम्प्लेक्स में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आयरन CO के साथ कितने बंद बना रहा है, 5 बंद। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 5, और ज्यामिति कौन सी हो जाएगी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडल। नेक्स्ट पे आते हैं, 5 में एक और ऑप्शन पॉसिबल है, DsP3, पर ये भी रेयर है, आपके सिलेबस में डायरेक्ट इंक्लूड नहीं है। तो आपके लिए 5 के लिए जो आपको याद रखना है ज्यामिति, वो कौन सी याद रखनी है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडल। पर ये ज्यामिति भी पाई जाती है, कम मिलती है, और सिलेबस में केवल हमारे त्रिकोणीय द्विपिरामिडल है। तो यहां पर अगर हम देखें, DsP3 मिलेगा, इसमें D कौन सा होगा, N-1 मतलब उपांत्य कोष का, और sp3 किसके होंगे, बाह्यतम कोष के। यहां पर जो D होगा वो होगा dx²y²। तो जो D का फर्क आ जाएगा दोनों ज्यामिति में, वो ये आएगा कि अगर त्रिकोणीय द्विपिरामिडल है तब वो D कौन सा होगा, dz², चाहे वो N-1 का हो या बाह्यतम कोष का। और अगर D कौन सा है, dx²y² है, तब ज्यामिति कौन सी होगी, वर्गाकार पिरामिडल। तो वर्ग में कितने लिगेंड आ जाएंगे, 4, और एक लिगेंड कहां चला जाएगा, तल के ऊपर या तल के नीचे। बंद कोण की बात करें तो समझ सकते हैं 90 डिग्री, लंबवत है तो ये भी बंद कोण कितना होगा, 90 डिग्री। इस ज्यामिति का नाम क्या होगा, वर्गाकार पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। पर मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं कि आपके सिलेबस में जनरली जो 5 के लिए ज्यामिति है वो त्रिकोणीय द्विपिरामिडल ही है। अब आते हैं इसके एग्जांपल पर, NiCN का होल 5 3-। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो रहा है, यहां पर 5, और ज्यामिति कौन सी हो जाएगी, वर्गाकार पिरामिडल, क्योंकि जो D यूज में आ रहा है संकरण में वो कौन सा है, dx²y²। क्लियर। अब आते हैं लास्ट कोऑर्डिनेशन नंबर पर 6 का मीनिंग क्या हुआ कि केंद्रीय धातु लिगेंड के साथ 6 उपसहसंयोजी बंध बना रहा है, तो उसको 6 रिक्त परमाणविक कक्षकों की आवश्यकता होगी। अब ये 6 कौन कौन से हैं, 2 D कक्षक, 1 S और 3 P। फिर यहां पर अगर हम देखें तो D2sp3 और sp3d2 दो ऑप्शन आ रहे हैं। अगर D बाद में लिखा गया है तब तो ये कौन से कोष का है, बाह्यतम कोष का, क्योंकि S और P हमेशा आपको बाह्यतम कोष के ही मिलेंगे। चेंज जो आता है वो D की स्थिति में आता है। तो D अगर बाद में लिखा गया इसका मतलब ये बाह्यतम कोष का है, और अगर D पहले लिखा गया तो उपांत्य कोष का है। क्लियर यहां पर। अब आते हैं यहां पर दो जो D कक्षक वो किस कौन कौन से हैं, dx²y² एंड dz²। क्लियर। अब आते हैं दोनों ही केस में
जो ज्यामिति है वो एक ही है, अष्टफल की। अष्टफल की ज्यामिति कैसे बनाएंगे? वर्गाकार समतल में 4 आ जाएंगे, एक तल के ऊपर और एक तल के नीचे। और हमने डिटेल में डिस्कस की हुई है ज्यामिति समावयवता में, बंद कोण का मान 90 डिग्री और लंबवत लेंगे तो कितना मिलेगा? 180 डिग्री। क्लियर? यहाँ पर आकृति का नाम अष्टफलकीय। तो यहाँ भी कंफ्यूजन नहीं है ज्यामिति में। तो 6 होने पर आप डायरेक्ट आंसर क्या दे सकते हो? अष्टफलकीय। हाँ, संकरण कौन सा होगा? D2sp3 होगा या sp3d2, उसको आगे हम डिटेल में देखेंगे। उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि संकरण कौन सा है, अष्टफलकीय या ऑक्टाहेड्रल। एग्जाम्पल की बात करें तो CrNs3 का होल 6 और 3+। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्रोमियम की समन्वय संख्या कितनी है? 6। तो ज्यामिति के लिए तो डायरेक्ट आंसर आपके पास है कि अष्टफलकीय ज्यामिति होगी। अब संकरण sp3d2 है या D2sp3, वो हम अभी पता नहीं कर सकते। इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे कि संकरण का पता कैसे किया जाता है। क्लियर ये पॉइंट? तो ये टेबल भी अब कंप्लीट हो गई है। ये ऑलमोस्ट केमिकल बॉन्डिंग की तरह ही टेबल थी जो हमने वहाँ भी बनाई थी कि अलग अलग संकरण के लिए ज्यामिति या आकृतियाँ क्या होती है? अलग अलग। बंद कोण के मान भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। क्लियर? अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। प्रबल क्षेत्र लिगेंड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का युग्मन करके केंद्रीय धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परिवर्तन कर देते हैं। ये हम VBT के जब एग्जाम्पल देखेंगे कॉम्प्लेक्स के तब डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को। अभी आप केवल इतना समझो कि लिगेंड के 2 टाइप हैं। प्रबल क्षेत्र लिगेंड, इसको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और एक होता है वीक फील्ड लिगेंड, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। इसको शॉर्ट में बोलते हैं WFL। तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड क्या करेंगे? केंद्रीय धातु में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उनका क्या कर देंगे? यहाँ पर युग्मन कर देंगे। तो युग्मन करने से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या जाएगा? परिवर्तन, जैसे अमोनिया, साइनाइड, CO इत्यादि। जबकि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड केंद्रीय धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को परिवर्तित नहीं करते हैं। और क्यों नहीं करते? क्योंकि ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं कर पाते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे हेलोजन है, H2 है और OH- है। इसको आप एक एग्जाम्पल से देखो। मान लेते हैं कि आपको D5 दिया हुआ है, केंद्रीय धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो D5 में हंट्स के नियम से हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे 5 कक्षकों में। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक एक प्रेजेंट है। अब अगर प्रबल क्षेत्र लिगेंड होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स का क्या कर देगा? युग्मन। और युग्मन करने से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? चेंज। तो जैसे ही हम युग्मन करेंगे, अभी सभी कक्षक भरे हुए हैं, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, पर जैसे ही युग्मन हुआ, अब 2 कक्षक भरे हुए हैं और एक में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और 2 आपके पास क्या आ गए? खाली कक्षक। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित कर देते हैं कौन? प्रबल क्षेत्र लिगेंड। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या कर देते हैं? परिवर्तन। पर अगर दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई चेंज नहीं करेंगे। क्लियर है पॉइंट? इस वजह से संकरण में क्या जाएगा? परिवर्तन। दूसरी बात, VBT की आगे जब हम कमियां पढ़ेंगे तो वहां पर हम ये पढ़ने वाले हैं कि ये सिद्धांत ये नहीं बताता कि कोई लिगेंड प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो उसका कारण क्या है, या कोई लिगेंड अगर दुर्बल क्षेत्र है तो उसका कारण क्या है। ये जब हम तीसरा सिद्धांत पढ़ेंगे, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, वहां जाके पॉइंट क्लियर होगा। तो ये सिद्धांत केवल इतना बताता है कि कुछ लिगेंड्स केंद्रीय धातु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या कर देते हैं? चेंज। उनको तो हम बोलते हैं प्रबल क्षेत्र लिगेंड। कारण यह सिद्धांत स्पष्ट नहीं करता है। और कुछ लिगेंड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई चेंज नहीं करते हैं। इसका मतलब ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित नहीं कर पाते हैं। क्लियर है? यहाँ पर कारण हमें क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में पता लगेगा। क्लियर है पॉइंट? तो ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के बारे में हमने बात की। अब आते हैं यहाँ पर VBT के नेक्स्ट पॉइंट पर। VBT के आधार पर संकुल के चुंबकीय व्यवहार से सामान्यतः इसकी ज्यामिति का अनुमान लगाया जा सकता है। तो आगे जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो ये पॉइंट भी कवर हो जाएगा कि चुंबकीय व्यवहार का मतलब दिया गया संकुल अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय, इसके आधार पर हम संकुल की ज्यामिति का पता लगाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में डेफिनेशन है। डेफिनेशन कौन सी है?
निम्न चक्रण संकुल या उच्च चक्रण संकुल। निम्न चक्रण का मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कम हो गए। स्पिन आपको याद आ रहा होगा, स्पिन क्वांटम नंबर या चक्रण क्वांटम संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होते हैं एस या चक्रण का मान उतना ही ज्यादा आएगा। तो निम्न चक्रण अगर आ रहा है इसका मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या आ गई है, कमी। और ये कमी कैसे आई होगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का क्या हो गया होगा, युग्मन। और सेकंड है उच्च चक्रण संकुल, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। उच्च चक्रण का मतलब यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हुआ है, इस वजह से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अभी भी ज्यादा है। अब आते हैं परिभाषा क्या है। सबसे पहले आते हैं निम्न चक्रण संकुल, इसके और भी नाम है आंतरिक कक्षक संकुल या प्रचक्रण युग्मित संकुल। पहले एक बार डेफिनेशन देखते हैं, फिर आते हैं अलग अलग नाम जो दिए गए इनका क्या मीनिंग है। यदि उपांत्य कोष के डी कक्षक संकरण में भाग लेते हैं तो बनने वाला संकुल क्या कहलाता है, निम्न चक्रण संकुल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल D2sp3 या DsP3। अब इसका कॉन्सेप्ट या मीनिंग समझो। अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लेते हैं केंद्रीय धातु का विन्यास D6 है। D6 का मतलब क्या हुआ, केंद्रीय धातु के D उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम यहां पर D इलेक्ट्रॉनों का क्या करवा दें, युग्मन, तो आप देख सकते हैं कि अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 0। पहले कितने थे, 4, पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 0 हो गए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, निम्न चक्रण संकुल। फिर एक और नाम दिया हुआ है आंतरिक कक्षक। अब आप देख सकते हैं कि आंतरिक 2D कक्षक क्या हो गए, खाली हो गए। तो ये संकरण में क्या लेंगे, भाग लेंगे। तो यहां पर जो संकरण आएगा वो कौन सा आएगा, जैसे D2sp3 आएगा। तो ये जो D भाग ले रहा है वो कौन सा है, उपांत्य कोष का है। तो आंतरिक कक्षक का मतलब समझ में आ गया, उपांत्य कोष के D कक्षक किसमें भाग ले रहे हैं, संकरण में। इसलिए बनने वाला संकुल क्या कहलाएगा, आंतरिक कक्षक संकुल। एक और नाम है प्रचक्रण युग्मित। युग्मित का मतलब हमने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर दिए तो युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई। तो यहाँ पेयरिंग हो रही है, इस वजह से इस संकुल को हम क्या बोलेंगे, प्रचक्रण युग्मित संकुल। और ऐसे जो संकुल बनेंगे जनरली किसकी उपस्थिति में बनेंगे, प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में। अभी हमने देखा था प्रबल और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। प्रबल क्षेत्र लिगेंड्स क्या करते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देते हैं, यहाँ पर युग्मन कर देते हैं। तो इस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स है निम्न चक्रण संकुल वो कौन बनाएंगे, प्रबल क्षेत्र लिगेंड। नेक्स्ट परिभाषा पे आते हैं उच्च चक्रण संकुल, हाई स्पिन। इसका मतलब यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। बाह्य कक्षक संकुल, जब अंदर वाले कक्षक खाली नहीं होंगे तो संकरण में कौन भाग लेंगे, बाह्यतम कोष के कक्षक। तो क्या नाम दिया गया है, बाह्य कक्षक संकुल। यहां बाह्य का मतलब किससे है, बाह्यतम कोष या एन से। नेक्स्ट देखो प्रचक्रण मुक्त संकुल। प्रचक्रण का मतलब क्या हुआ, स्पिन फ्री। इसका मतलब यहां पर पेयरिंग नहीं हो रही है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या मिलेगी, ज्यादा। अब आते हैं परिभाषा क्या है, तो सिंपल सी परिभाषा है, यदि बाह्यतम कोष के डी कक्षक संकरण में भाग लेते हैं तो बनने वाला संकुल क्या कहलाएगा, उच्च चक्रण संकुल कहलाता है। जैसे sp3d2 या sp3d। और ये संकुल कौन बनाएंगे, तो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में सामान्यतया उच्च चक्रण संकुल का क्या होता है, निर्माण। इसका भी एक एग्जांपल देखो। मान लेते हैं कि हमें दिए हुए केंद्रीय धातु में D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसका मतलब D में इलेक्ट्रॉन कितने, 5 है। अब अगर यहां पर पेयरिंग नहीं होगी तो अंदर वाले D खाली नहीं होंगे, और अगर ये खाली नहीं होंगे तो संकरण में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि केंद्रीय धातु के कौन से कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, जो खाली होते हैं। तो यहां जो संकुल बनेगा उसको हमने क्या नाम दिया है, यहां पर बाह्य कक्षक संकुल। वो इसी आधार पर है, नंबर ऑफ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए नाम क्या हो गया, उच्च चक्रण या प्रचक्रण मुक्त संकुल। क्लियर है यहां पर। तो एक बार मैं शॉर्ट में फिर रिवाइज कर देता हूं, परिभाषा बहुत सिंपल सी है। निम्न चक्रण संकुल का मतलब यदि उपांत्य कोष के डी कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं तो बनने वाला कक्षक क्या कहलाएगा, निम्न चक्रण संकुल।
अब ऐसा कब होगा, जब D जो उपांत्य कोष के D इलेक्ट्रॉन है उनका युग्मन हो। युग्मन होने से क्या होगा, अंदर वाले D खाली आ जाएंगे और खाली होते ही ये संकरण में भाग लेंगे। तो दूसरा नाम क्या था, आंतरिक कक्षक संकुल या प्रचक्रण युग्मित संकुल, क्योंकि यहां पर युग्मन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन्स में। नेक्स्ट परिभाषा थी उच्च चक्रण संकुल। तो यदि संकरण में उपांत्य कोष की बजाय बाह्यतम कोष के डी कक्षक संकरण में भाग लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उच्च चक्रण। अब क्योंकि अंदर वाले डी खाली नहीं मिलेंगे आपको, तो कौन से डी भाग लेंगे, बाह्यतम कोष के, तो नाम क्या हो गया है, बाह्य कक्षक संकुल या प्रचक्रण मुक्त। मुक्त शब्द किसके लिए आ रहा है, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो चक्रण भी ज्यादा मिलेगा या स्पिन भी आपको क्या मिलेगी, यहां पर ज्यादा मिलेगी। तो यहां पर तीन नाम हो गए इसके, उच्च चक्रण संकुल या बाह्य कक्षक संकुल या प्रचक्रण मुक्त संकुल। क्लियर है यहां पर। तो ये दोनों परिभाषा हमने इस पॉइंट में कवर की है, निम्न व उच्च चक्रण संकुल। क्लियर। अब हम आते हैं वीबीटी के नेक्स्ट पॉइंट पर, संकुल का चुंबकीय व्यवहार या मैग्नेटिक बिहेवियर। चुंबकीय व्यवहार के बारे में हमें पहले से पता है, प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय। वही पॉइंट यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि संकुल के केंद्रीय धातु में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में हो तो ये प्रकृति में क्या होगा, प्रतिचुंबकीय या डायमैग्नेटिक होगा। एवं यदि केंद्रीय धातु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो तो ये प्रकृति में क्या होगा, अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक। क्लियर। यहां पर अनुचुंबकीय का मीनिंग हम जानते हैं, ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या होते हैं, यहां पर आकर्षित होते हैं, जबकि प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं, यहां पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से क्या दर्शाते हैं, यहां पर प्रतिकर्षण। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, यदि संकुल अनुचुंबकीय है, इसका मतलब उसमें एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण होगा और उसी चुंबकीय आघूर्ण की कैलकुलेशन हम इस फॉर्मूले के द्वारा करेंगे। चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर √n+2 और चुंबकीय आघूर्ण की इकाई क्या होती है, बोर मैग्नेटॉन या बीएम, और जहां पर n बराबर क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहां से हम संकुल का क्या ज्ञात कर लेंगे, कुल चुंबकीय आघूर्ण। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वीबीटी का अनुप्रयोग, कि हम वीबीटी सिद्धांत के द्वारा क्या पता कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स के बारे में क्या जानकारी मिलती है सिद्धांत से। तो इस सिद्धांत द्वारा संकुल की ज्यामिति या उसकी आकृति एवं चुंबकीय व्यवहार समझाया जाता है। क्लियर यहां पर। तो ये वीबीटी के हमने टोटल 11 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जहां पर हम दिए हुए कॉम्प्लेक्स में बॉन्डिंग को या बंधन को समझाएंगे, किसके आधार पर, वीबीटी के आधार पर वीबीटी में आपको मेनली दो लाइनें याद रखनी है। पहली लाइन, ये सिद्धांत दो बिंदुओं पर आधारित है, संकरण और अतिव्यापन, और दूसरी लाइन, केंद्रीय धातु के रिक्त संकृत कक्षक किसके साथ अतिव्यापन करते हैं, लिगेंड के भरे हुए कक्षक के साथ, और दोनों के मध्य उप सह संयोजी आबंध का क्या होता है, निर्माण। क्लियर।